हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आ गए हैं सामान्य हिंदी का। जी हां, सेट 1 पेपर जो कि आपका 2020 का मैंने उठाया है। और ये जब जो क्वेश्चन है ना आप तैयार करके जाएंगे, इससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले नहीं है। क्योंकि आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन ही तैयार कर लेंगे ना, उतना ही आपके लिए सफिशियंट रहेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है ना। और बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैं करवा दे रहा हूँ। रस छंद अलंकार जो बचा है उसको भी मैं करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा। अभी एक वीडियो आएगी रस छंद अलंकार पर डेडिकेटेड, और मैं निबंध लेखन भी करवा दूंगा बोर्ड पेपर से पहले। केवल आप जाइएगा वहाँ पे, आपको छापना है। केवल केवल क्या करना है, आपको छापना है और आपको कुछ करने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। तो ये सेट 1 है 2020 का, और 302 जेडीएस सेट है जो कि आपका 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। तो अगर आपका पेपर है 16 फरवरी की, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। और जो 3 घंटे 15 मिनट का भाई साहब आपको टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट में आपको पेपर को सॉल्व करना रहेगा। और आपको जो 15 मिनट दिया जाएगा वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। सबसे जो आपको पहला 15 मिनट रहेगा, आप इतने में आपको क्या करना है, आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद ही सारी चीज़ करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण होगा। 16 फरवरी से आपका जो पेपर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट करें सर अभी तक तो हमने तैयारी कुछ किया ही नहीं है। तो भाई सब उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप कुछ तैयारी नहीं की तो बिल्कुल आप तैयार कीजिए हमारे साथ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं करवा दे रहा हूँ, आपका ऑब्जेक्टिव करवा दे रहे, गद्यांश करवा दे, उधर व्याकरण वाला सारा चीज़ मैं करवा ही दे रहा हूँ। बस 2-3 चीज़ बचता है, जैसे कि संस्कृत वाला है और पद्यांश है। साथ ही साथ एक और चीज़ बताया आपका रस छंद अलंकार में करवा ही दिया हूँ, जाके प्लेलिस्ट पढ़ सकते, फिर मैं करवा दूंगा। और पत्र लेखन भी मैं करवा दिया हूँ, फिर करवा दूंगा। साथ ही साथ निबंध लेखन मैं करवाया है और भी मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। उसमें हम आपको बताएंगे अप्रोच, लिखने का टेक्निक बता देंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग खंड क की शुरुआत करते हैं। दबा के लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न उत्तर दीजिए। वासुदेव सड़ग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। भाई साहब छापे क्वेश्चन, वासुदेव सड़ग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी। देखिए कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वही रिपीट किए जाते हैं पेपर में। तो वासुदेव सड़ग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी इसमें से। तो वासुदेव सड़ग्रवाल द्वारा जो लिखित कृति है वो है पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र किसके द्वारा लिखित कृति है। वासुदेव सरल अग्रवाल के द्वारा लिखित कृति है। तो वासुदेव सरल अग्रवाल के द्वारा भाई साहब लिखित कृति कौन सी है, पृथ्वी पुत्र है। पृथ्वी पुत्र किसकी है, तो ये जो पृथ्वी पुत्र है ये वासुदेव सरल अग्रवाल के द्वारा लिखित कृति है। उसके बाद ख वाला क्वेश्चन यहाँ पे, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक है। भाई साहब प्रोफेसर जी जो सुंदर रेड्डी हैं यह लेखक किसके हैं, आपको बताना है। क्या सदाचार का ताबीज के हैं, या साहित्य का श्रेय और पेय के हैं, प्रेय के हैं, या फिर मेरे विचार के हैं, या फिर मंथन के हैं। तो जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं ये जो लेखक है वो है मेरे विचार के। किसके, मेरे विचार के जो लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। अगला ग वाला क्वेश्चन यहाँ पे, यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है। भाई साहब यशपाल की जो कृति है सिंहावलोकन, ये किस रचना की विधा है। यह आत्मकथा है, या फिर एक रेखा चित्र है, या फिर संस्मरण है, या फिर एक कहानी है। तो यशपाल की जो कृति है सिंहावलोकन, यह क्या है भाई साहब, तो यह एक आत्मकथा है। छाप लीजिए, छापने वाला क्वेश्चन है जो कि 16 फरवरी को, इससे बाहर आने वाला नहीं। भाई साहब आप पढ़ के तो जाइए, एक बार आप पढ़ के तो जाइए, जितने वीडियो बस पढ़ते चले जाइएगा, आपका डाउट क्लियर होता हुआ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है निराला की साहित्य साधना के लेखक है। जो निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, या डॉक्टर रामविलास। यहाँ पे है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो निराला की साहित्य साधना के लेखक है। अब देखेंगे सर जी यहाँ पे निराला लिखा हुआ है और यहाँ पर भी निराला है, तो कहीं ना कहीं हमारा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। निराला की जो साहित्य साधना के लेखक है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कौन है, डॉक्टर रामविलास जो शर्मा है वो है निराला की साहित्य साधना के लेखक है। छापने वाला क्वेश्चन, इसको आप रट डालिए। उसके बाद अंगा है यहाँ पे, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक है। जो आलोचनात्मक कृति है साहित्य सहचर, इसके लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं, या श्याम सुंदर दास हैं, या फिर आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर हरिशंकर परसाई हैं। तो आलोचनात्मक जो कृति है साहित्य सहचर, इसके जो लेखक है वो कौन है भाई साहब, छाप लीजिए। तो इसके लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक है। तो आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। काफी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को आप तैयार करके जाइए। यदि आप चाहते हैं कि हाँ
हम अच्छा नंबर स्कोर करें 16 फरवरी के दिन, तो बिल्कुल आप इन सब सारे क्वेश्चनों को आप तैयार करके तो जाइए एक बार। यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरा क है, यहाँ पे हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसके माना जाता है? सबरहपा को, देवसेन को, या फिर सरहपा को, या खुमार रासू को। तो साहित्य, हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि माना जाता है वो माना जाता है सरहपा को। सरहपा कौन है भाई साहब? तो ये हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं। ये छाप लीजिए, क्वेश्चन छापने वाला है कि अगर दे देगा कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है किसको कहते हैं, तो आप सीधा बताइएगा कि जो हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है सर, वो है सरहपा। सरहपा कौन है? हिंदी साहित्य के प्रथम कवि। तो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि का नाम आप लोग सीधा बताइएगा कि ये सरहपा है। उसके बाद ख वाला यहाँ पे नई कविता युग की रचना है। जो ये नई कविता है ये किस युग की रचना है? यामा की है, या खुशबू के शिलालेख, या प्रलय सृजन, या फिर पुररवा। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन बताना है यहाँ पे। तो नई कविता युग की रचना है, तो ये है खुशबू के शिलालेख। किसकी है? खुशबू के शिलालेख है। देखिए ये जो मैं क्वेश्चन है ना, मैं ढूंढ के ले आता हूँ। मान लो अगर कहा तो ऑप्शन गलत हो गया तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन वैसे तो मैं यही कहता हूँ कि देखो 100% एक्यूरेसी के साथ देने का प्रयास करते हैं। बाय द वे अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो वो अलग की बात है। चलिए अगला यहाँ पे है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। भाई सब दबा के एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954, 1943, 1938 या 1936। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष माना जाता है वो 1943 माना जाता है। 1943 क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। भाई साहब भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? सरस्वती, कल्पना, कवि, वचन सुधा, या फिर ज्ञानोदय। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है वो आपका कौन सा इसमें? तो आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका? कवि वचन सुधा। कवि वचन जो सुधा है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। कौन सी? लिख लीजिए कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा किसकी है? तो ये है आपकी कवि वचन जो सुधा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। उसके बाद यहाँ पे अंग वाला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। रीत काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। जो रीत काल है इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या होती है? राज प्रशस्ति, या श्रृंगारिकता, या रीति निरूपणता, या फिर नीति। तो रीत काल की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये प्रवृत्ति होती है वो होती है निरूपणता। रीति निरूपणता जो होती है यह रीत काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। कौन सी है? रीति निरूपणता। क्लियर है? इसको आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पे आपका तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है? गद्यांश पर आधारित होता है और 10 नंबर का होता है। बार बार ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे रिपीट किए जाते हैं, आप पिछले साल का उठा के देखेंगे तो हर बार कुछ क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया जा रहा है। और देखिए फिर से बना हुआ क्वेश्चन है। अब जब मेरी वीडियो बार बार देखेंगे तो उसमें बार बार जो क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे तो धीरे धीरे वो आपको याद हो जाएंगे। और मैं आपको अप्रोच बताता हूँ आपको करने का तरीका, क्योंकि वहाँ पे आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा और 3 घंटे में यार बेहतर परफॉर्मेंस करना है। हिंदी में बहुत सारी चीज़ लिखना रहता है, ठीक है ना। तो आप इस अप्रोच पर वहाँ से जाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और सारे क्वेश्चन का आप हल आसानी से दे कर आए। तो यहाँ पे है जन का प्रवाह। गद्यांश क्या? जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाह जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का क्या होता है? निर्माण करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना है थोड़ा देखिएगा। राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदात्म प्राप्त किया? जो राष्ट्रीय जन है यह किसके साथ तदात्म प्राप्त किया है? तो राष्ट्रीय जन ने, देखिए इसको ढूंढने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदात्म प्राप्त किया। तो देखिए यहाँ पे तदात्म प्राप्त किया है। आप ढूंढिए, लास्ट वाला ढूंढेंगे कि देखिए तदात्म प्राप्त किया है कहाँ पर है। तो देखेंगे यहाँ पे है तदात्म प्राप्त किया है। अब लेकिन किसने प्राप्त किया है? सहस्त्र वर्षों से भूमि के राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। बस इसका आंसर यही हो जाएगा और आपको कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। देखिए कितना सिंपल तरीके से आपने इसका आंसर दिया। कोई आपको कहीं से कोई परेशानी हुई क्या? बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। पहले का आप आंसर आसानी से यहाँ पे कर दिए। पहले का आंसर देखिए कैसे कर दिया आपने।
यहाँ पे यही दिया है कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है, सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, बस काम खत्म। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला है, राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। जो राष्ट्रीय जन का जीवन है वो कब तक अमर है, तो देखिए कब तक अमर है, यहाँ पे कब तक अमर है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है, ठीक है ना। यहाँ पे कब तक अमर है, एक क्या बता रहा है, उसकी लिमिट बता रहा है। देखिए यहाँ पे है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। अब देखिए यही क्वेश्चन उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया है, कोई अलग से क्वेश्चन आया है क्या, आप ही बता दीजिए, कोई अलग से क्वेश्चन आया क्या? नहीं यार, वही क्वेश्चन वहां पर उठा के जाके कॉपी पेस्ट किया गया है। तो यही चीज है ना, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर यही है, आप लोग इसका सेकंड वाले का आंसर दे दीजिएगा। जब आप पेपर में जाएंगे ना, तो आपको ट्रिक से सॉल्व करना है यार, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना आपके पास वहाँ पे टाइम रहेगा और ना ही कुछ रहेगा। तो इसलिए आप चाहिए वहाँ पे ट्रिक के साथ, अप्रोच के साथ आप तैयारी करके जाइएगा और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। अगला यहाँ पे तीसरा है, जन का संततवाह जीवन किस तरह है। जो जन का संततवाह जीवन है वो किस तरह है, तो यहाँ पे देखिए, जन का संततवाह जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। जन का संततवाह जीवन किस तरह है, तो जन का संततवाह जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। तीसरा का यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा का यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जन का संततवाह जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे है। अब देखिए रेखांकित अंश आपको व्याख्या कहाँ से कहाँ तक करना है, जहाँ पे नीचे लाइन खींची गई है वहां से वहां तक आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। देखिए यहाँ चले आइए, यहाँ से, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास की अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या है, अजर अमर है। इसका क्या करना, देखिए अब मान लीजिए कुछ बच्चे जो होंगे वो पढ़ के नहीं जाएंगे, तो उनको ये चीज़ समझ में आने वाला है ही नहीं। और जब आपको नहीं समझ में आए तो कहेंगे अरे गुरुजी तो ये तो मेरा छूट रहा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल उनके लिए ट्रिक है, देखिए ये आपका 2 नंबर का रहेगा, ठीक ना। आपको क्या करना है, कुछ अगर आ रहा है तो इसमें जोड़िएगा, कुछ अगर आ रहा है तो इसमें जोड़िएगा, नहीं तो थोड़ा बना के इसको सेम टू सेम ला के कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, उतार दीजिएगा, छोड़ के नहीं आना है। छोड़ के आपको इसको बिल्कुल नहीं आ रहा है, और मुझे पता है कि आप इसका अर्थ थोड़ा निकाल के बड़ा चढ़ाकर आप लिख कर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम बताना है, यानी कि दिया गया जो गद्यांश है इसके लेखक और शीर्षक कौन है। तो देखिएगा अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये कहाँ से है। तो सबसे पहले आप लोग 2-3, जैसे कि अगर भाषा और आधुनिकता, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, आप किस प्रकार से ढूंढते हैं। आपको ऐसा ट्रिक ढूंढना है जिसमें अशोक के फूल आ जाए, या भाषा और आधुनिकता के बारे में वहां बताया जाए, या फिर राष्ट्र के बारे में बताया जाए। अगर इस प्रकार से देखेंगे तो आप आसानी से उसका क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा, तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, यहाँ पे राष्ट्रीय, यहाँ पर भी राष्ट्रीय, तो 2 जगह राष्ट्रीय शब्द दिया गया है, और यहाँ पर भी इसके अंदर भी क्या है, राष्ट्रीय है, यानी कि ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। यानी कि इसका आंसर क्या दे देंगे भाई साहब, इसके गद्यांश का जो शीर्षक क्या है, इसके गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप। क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। गद्यांश का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। गद्यांश का शीर्षक क्या, राष्ट्र का स्वरूप है। और इसके लेखक भाई साहब कौन है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है भाई साहब, इसको रट डालिए और छापना है जाके वहां पे। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल है। कौन है, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल है। कौन है, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल है। इसको आप छाप लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आसानी से आप 10 नंबर का कर लिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, ये जो क्वेश्चन है भाई साहब ना, ये कहाँ से है, तो ये निंदा रस वाला है, तो इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि आने वाला नहीं, वैसे पेपर में नहीं आएगा। अगर आपको पढ़ना है तो आप तैयार कर लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है।
जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। आप तो बस 2-3 चैप्टर तैयार करिएगा। सबसे पहले आप लोग एक तैयार कर लीजिएगा, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप वैसे मैं पूरा पूरा राष्ट्र का स्वरूप का करवा ही दे रहा हूँ स्वरूप। और दूसरा आप लोग तैयार कर लीजिएगा राष्ट्र का स्वरूप भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता, आधुनिकता वाला आप तैयार कर लीजिएगा। एक और आप तीसरा वाला तैयार कर लीजिएगा, वो है आपका अशोक के फूल। अशोक के फूल, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपको 3 तैयार करना है, राष्ट्र का स्वरूप, भाषा और आधुनिकता और अशोक के फूल, ठीक है ना। अशोक के फूल के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए अपना अपना कमेंट। यहां पर फिर है आप ये पद्यांश, ये पद्यांश आप तैयार कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे पद्यांश देखिए क्या है, ये आपका 10 नंबर का है पद्यांश। कितने नंबर का ये भाई साहब आपका पद्यांश जो है 10 नंबर का है। 10 नंबर का ये पद्यांश है। पद्यांश क्या बोल रहा है, अभी मेरे प्यारे नौ जल से कंज से नित्र वाले, जाके आए न मधुवन से नौ से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा तुरंत श्याम को सुना दे। अब देखिएगा यहाँ पे ये बताया जा रहा है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। राधा जो है वो किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, सबसे पहला यहाँ पे आंसर देना है। तो जो राधा है वो किसके द्वारा, वो पवन को दूती बनाकर, राधा जो है किसको, पवन को, पवन मतलब वायु को, पवन को दूती बनाकर, क्या बनाकर, दूत बनाकर संदेश को भिजवाती हैं। राधा किसके द्वारा संदेश को भिजवाती है, राधा पवन को दूत बनाकर संदेश को भिजवाती हैं। कृष्ण का सौंदर्य कैसा, भाई साहब कृष्ण का सौंदर्य यहाँ पे कैसा है आपको उल्लेख करना है। तो कृष्ण का सौंदर्य कैसा है आप देखिएगा, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी कि ये सौंदर्य के बारे में बताया गया है यहाँ पे, किसके, श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल में व्याख्या किया गया है। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी कि श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारे कृष्ण हैं उनके जो नेत्र हैं वो बादल के समान पनीले और मनोहारी हैं, और राधा का प्रेम उन्हीं प्यारे प्राण प्रिय कृष्ण के विरह में व्याकुल है, ठीक है ना। तो उनके जो नेत्र हैं कैसे, बादल के समान, बहुत ही अच्छे घने घने एकदम प्यारे लुक वाले हैं। कौन है, कृष्ण, ठीक है ना। उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कहां से कहां तक करना है, यहां से यहां तक, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके ना आए मधुवन से न भेजा कोई संदेशा। तो यहाँ पे आपको ये बताना है, यहाँ पे ये बताना है, क्या बताना है आपको, यहाँ पे ये बताना है कि राधा पवन रूपी दूती को अपना विरह कथा सुनाते हुए कहती है कि, राधा अपने जो पवन को दूती बनाकर भेजती हैं तो उनसे कथा सुनाते कहते हैं कि जब से मेरे प्राण प्रिय मतलब श्री कृष्ण नए बादलों के समान श्याम वर्ण कमल से नेत्र वाले कृष्ण मथुरा गए हैं, तब तक मधुवन लौट के न आए हैं और न ही कोई संदेशा भेजा है। यानी कि जो हमारे श्री कृष्ण हैं, जब से वो क्या कहे मथुरा गए हैं मुझे छोड़ के, तब से उनका ना कोई संदेशा आया है और ना ही उनकी आज तक कोई खबर आई है। उसके बाद यहाँ पे राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा की मनोदशा कैसी है, तो राधा की मनोदशा जो है वो रो रो कर प्रिय विरह में बावली हो गई, यानी कि पागल हो रही हैं, ठीक है ना, ये उनकी मनोदशा है। फिर है पाठ का शीर्षक और कवि का नाम बताना है। तो पाठ का शीर्षक भाई कौन है, तो पाठ का शीर्षक ये श्रद्धा मनु है आई थिंक ना। पाठ का शीर्षक क्यों नहीं, पवन दूत क्या है, पाठ का शीर्षक कौन है, पवन दूतिका है। पाठ का शीर्षक क्या है, पवन दूत क्या है। और इसके जो कवि हैं पवन दूतिका के लेखक हैं, छाप लीजिए, पवन दूतिका जो लेखक है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं, हरियोध जी हैं। कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं। भाई साहब छापने वाला क्वेश्चन है, आप इसको छाप लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, मैं कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरूप नंदन कानन का फूल बने, काटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ कि वह घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने। तो यहाँ पे एक गीत दिया गया है, और अगर आपको पढ़ना है भाई साहब तो इसको आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको मत पढ़िएगा। आप श्रद्धा मनु वाला पढ़ लीजिएगा, घृत वाला पढ़ लीजिएगा, और एक और है ना पवन दूध के वाला पढ़ लीजिएगा, बस 3 तैयार कर लीजिए, काम खत्म। उसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय, भाई साहब जीवन परिचय तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लीजिए, ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर, ये भाई साहब जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, बाकी मैं इसका जीवन परिचय करवा ही दूंगा। उसके बाद यहाँ पे पंचलाइट और ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ईयरफोन अपने कान में लगा लीजिए। पंचलाइट कहानी का सारांश कैसे लिखेंगे? तो पंचलाइट क्या होता है कि एक महतो टोली होती है, वो रामनवमी के मेले में सबसे पहले लिखेंगे कि यह एक बिहार के पिछड़े गांव से यह एक कहानी है, ठीक है ना। इसके जो लेखक हैं बताते हैं कि महतो एक टोली है जो कि रामनवमी के मेले में वो कहाँ पे जाते हैं, वह जाते हैं मेले में घूमने के लिए, रामनवमी के मेले में घूमने के लिए जाते हैं, और वहां से पेट्रोमैक्स खरीद कर लेकर आते हैं। पेट्रोमैक्स जलाने वाला होता है। जब वो पेट्रोमैक्स खरीद कर लेके आते हैं, अब बात होती है भाई साहब लेकर तो आ गए, लेकिन जलाएगा कौन, उसको जलाएगा कौन? तो अब क्या होता है, जलाने के लिए वो ढूंढते हैं। तो फिर जब जलाने के लिए वो लोग जला नहीं पाते, तो फिर इसमें एंट्री मारती है कौन? मुनरी। कौन मारती है एंट्री? मुनरी मारती है। अब मुनरी की काकी है, मुनरी की काकी कौन है? गुलरी। मुनरी काकी कौन है? गुलरी एंट्री मारती है। और जो मुनरी का बॉयफ्रेंड है गोधन, वो भी क्या आ जाता है? गोधन इसमें आता है। अब जब उसको कोई नहीं जला पाता, तो मुनरी जो है बहुत चतुराई से पंचों तक यह बात पहुंचाती है कि भाई साहब गोधन मेरा जो है वो पंचलाइट को जला लेता है। लेकिन गोधन को गांव वाले जो पंच थे उसको गांव से निकाल दिए थे। क्यों? क्योंकि जो गुलरी काकी थी वो कंप्लेन कर दी थी कि जो गोधन है वो सलीम का गाना हमारे घर के सामने से गाकर निकलता था, इसीलिए गुलरी के कंप्लेन करने की वजह से गोधन भाई साहब यानी मुनरी के बॉयफ्रेंड को निकाल दिया गया था। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। अब बात आई कि भाई साहब अब वहाँ पे पेट्रोमैक्स कोई नहीं जला पाता था, तो मुनरी जो है बताती है गोधन जला लेता है। फिर गोधन को भाई इन्वाइट किया जाता है कि भाई आओ और आप पेट्रोमैक्स को जला दो, क्योंकि गोधन थोड़ा पढ़ा लिखा था। अब क्या होता है, आता है जब गोधन पेट्रोमैक्स को जला देता है तो सब खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद पंच कहते हैं कि भाई साहब गोधन तेरा जो भी तू ये सब किया है ना, तेरे को माफ़ करते हो, जा तो आराम से एंजॉय कर, तुझे कोई दिक्कत कोई नहीं करेगा। फिर गुलरी काकी भी खुश हो जाती है, यार मेरा दामाद ऐसा कहाँ मिलेगा इतना समझदार। फिर उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बस काम खत्म। उसके बाद बहादुर। तो बहादुर कहानी का सारांश क्या है? बहादुर एक नेपाल का लड़का होता है। यह अपने मम्मी के बदतमीजी से, यानी कि उसकी मम्मी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, यानी कि दुर्व्यवहार के कारण, दुर्व्यवहार से तंग होकर वो क्या करता है, वो छोड़कर चला आता है। दुर्व्यवहार के कारण क्या होता है, वो नेपाल छोड़कर शहर चला आता है, और वहां पर लेखक की पत्नी निर्मला उसको नौकर के रूप में रख लेती हैं। सबसे पहले उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, लेकिन बाद में उसके साथ क्या होता है, उसके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, जैसे गाली गलौज, मारपीट इत्यादि चीजें क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। भाई साहब अब बहादुर भी क्या करे, हाँ पहले तो सहा, लेकिन बाद में जब उससे आसानी हो गया तो वो क्या करता है, वो घर छोड़ के भाग जाता है। यानी जो नौकर था उसका नौकरी छोड़कर भाग जाता है। तो फिर उसकी लेखक की पत्नी निर्मला पछताने लगती है, यार काश अगर हम इसके साथ अच्छा व्यवहार किए होते तो आज हमारे यहाँ नौकर होता और अच्छे से हमारा काम करता। तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम लोग बहादुर से यह सीखने के लिए मिलती है कि देखिए उसके अंदर सहनशीलता की भावना कितनी थी कि मारपीट होने के बाद भी वहीं रहता था, और उसके अंदर अपने प्रति एक, यार मुझे शब्द नहीं याद आ रहा है कि क्या है यार, स्वाभिमान की भावना, स्वाभिमान के कारण वो छोड़कर चला जाता, क्योंकि स्वाभिमान से बड़ा कुछ चीज नहीं होता, और स्वाभिमान यानी कि उसको ठेस पहुंचता था, क्योंकि मारपीट करोगे भाई साहब तो वो छोड़ के भाग गया। क्लियर है? तो इतना हो गया आपका। चलिए आगे हम लोग करते हैं। अब ये संस्कृत वाला ये स्वपठित खंड काव्य आपको मैंने पढ़ा ही दिया है। अगर आप पढ़े नहीं हैं तो जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। स्वपठित काव्य खंड मैंने पूरा का पूरा सॉल्व करा है, एक एक से लेकर पूरा मैंने यहाँ पे स्वपठित खंड का वाला तैयार करवा दिया। अब यहाँ पे है आपका खंड ख, जो कि संस्कृत के गद्यांश पद्यांश के। जी हाँ, ये जो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश है ना भाई साहब, ये काफी इंपॉर्टेंट वाला गद्यांश पद्यांश है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसलिए आप ये जो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश है भाई साहब, इसे तैयार करके ही जाएगा पेपर में, क्योंकि ये जो गद्यांश पद्यांश है ना वो आपका 14 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। कितने नंबर का? 14 नंबर का। तो ये गद्यांश पद्यांश आप तैयार कर लीजिएगा, संस्कृत वाला गद्यांश पद्यांश है। उसके बाद यहाँ पे श्लोक है, जी हाँ श्लोक वाला तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। अब आप इतना पढ़ लीजिए, और हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि काफी वीडियो बड़ी हो जाती है तो आप लोग बोरियत महसूस होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।